सर्वप्रथम कक्षा 12वीं के लिए मैं अर्थशास्त्र, एक जो विषय है अर्थशास्त्र, इसमें कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड की समस्या को कम करने के लिए अपने YouTube चैनल पे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के अध्ययन को लेकर कुछ तथ्य या एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़िए और अपने अध्ययन को निरंतर आगे बढ़ाइए। सबसे पहले अगर अपन अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमको अर्थशास्त्र क्या है इसकी जानकारी जरूरी है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण 5 बिंदु इसमें याद रखिए, पूरी परिभाषा आपकी बन जाएगी। उत्पादन, उत्पादन के पश्चात वितरण, विनिमय, उपभोग, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं के छात्रों के 2 बुक बनी हुई है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। वो इसके प्रकारों के आधार पर बनाई गई है। आप लगातार जुड़े रहें और देखिए किस प्रकार आपके इन दोनों पुस्तकों के अध्ययन से कुल 100 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। तो लगातार जुड़े और इन चीज़ों को देखें, आगे बढ़ें, किस प्रकार अध्ययन करना है और किस प्रकार आप अर्थशास्त्र की जो आपको जो टेंशन है बोर्ड को लेके, वो किस प्रकार आप कम करते हैं। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार, अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर का कोई प्रश्न कि अर्थशास्त्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो 2 प्रकार। सही विकल्प में अक्सर आपका ऐसा प्रश्न बनता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से, व्यष्टि एवं समष्टि। आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, मैंने व्यष्टि के आगे सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, और व्यापक, व्यापक मतलब विस्तृत, विस्तृत मतलब हम जिसका एक विस्तृत लेवल पे अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पे आता हूँ। आगे आप जब इनमें अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी बुक में अध्ययन करेंगे या समष्टि में अध्ययन करेंगे, इन दोनों के अंतर में अध्ययन करेंगे, तो आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। परंतु आपको परिभाषा अगर एक्यूरेट है तो आपको अंतर या आधार ये सब निकालने में आपको आगे पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। हम पढ़ते हैं व्यष्टि। व्यष्टि की पहली चीज यहाँ से नोटिस कर लो आप, सूक्ष्म मतलब जिन विषयों में सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है। उसका विपरीत हम अगर समष्टि में जाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण, व्यापक, विस्तृत। उसके पश्चात अगर व्यष्टि का एक अलग स्तर पे देखें अपन, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से एक व्यक्ति का अध्ययन, एक फर्म का अध्ययन, एक कंपनी का अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। अक्सर सही विकल्प में या रिक्त स्थान में एक प्रश्न आता है, प्रश्न बनता ही है कि एक व्यक्ति का अध्ययन किस के अंतर्गत आता है, तब को व्यष्टि, या फिर व्यष्टि के अंतर्गत एक फर्म या एक व्यक्ति का अध्ययन इस तरीके से होता है। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक फर्म, एक व्यक्ति या एक वस्तु, एक विशेष मतलब सूक्ष्म रूप में जिसका अध्ययन किया जाता है, वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में जाते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थशास्त्र, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या व्यापक स्तर पे अर्थशास्त्र के व्यापक क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन राष्ट्रीय आय, विनियोग, कुल रोजगार, ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय, कुल आय, रोजगार, विनियोग, इन सब में हम समष्टि का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार व्यष्टि में मुख्यतः कीमत सिद्धांत पर बात की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आपको आगे बताऊं मैं, तो जैसे अर्थशास्त्र है, अब हर विषय का कोई न कोई एक जनक होता है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है आपका
कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पितामह भी कहा जाता है। पितामह भी कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पितामह या अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। जब आपने व्यष्टि और समष्टि के अंतर को परिभाषा को समझा था कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इनमें क्या किया जाता है, मतलब व्यष्टि में क्या किया जाता है, समष्टि में क्या किया जाता है, ऐसे ही अब आपको इस अर्थशास्त्र के व्यष्टि और समष्टि के अंदर 5 अंतर निकाल के रखने हैं, ताकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अपना जवाब आसानी से दे सको। तो सर्वप्रथम कुछ बच्चे लिखने का तरीका ध्यान नहीं रखते हैं, इसकी वजह से उनको समस्या आती है। वो कहते हैं सर हम पढ़ के जाते हैं उसके बावजूद भी नंबर नहीं आते। तो उनको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपन पहले अंतर अगर लिखना है हमको तो हम पहले क्लियर हमारे आंसर शीट में बताएं कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न अंतर या निम्नलिखित अंतर। फिर उसके बाद आप एक पॉइंट और इधर बना सकते हैं क्रमांक का, कि आप किस किस के कितने नंबर का पॉइंट लिख रहे हो, नंबर 1 नंबर 2। और आप अब तक जो अंतर लिखते हैं सीधे से बीच में लाइन खींचते हैं, इधर से 2 अंतर लिख देते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें, अंतर का आधार लिखें, ताकि उससे क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को लग जाए उसे चेक क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी जो आप इस आंसर में लाना चाहते हैं। तो ध्यान रखें, अपन सर्वप्रथम कोई किसी के बीच अंतर पूछे, जरूरी नहीं कि व्यष्टि या समष्टि के बीच पूछे, किसी के भी बीच अगर अंतर पूछे तो आप उसकी परिभाषा जरूर दें। तो हम इसकी परिभाषा करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो मैं केवल यहाँ पे मुख्य पॉइंट लेके आया हूँ, परिभाषा आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैं लगा हूँ सूक्ष्म अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अब इसकी परिभाषा में से लिखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के एक सूक्ष्म अध्ययन या फिर इसके कुछ हिस्से का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक फर्म या एक परिवार। ऐसे ही अब समष्टि में आए तो समष्टि अर्थशास्त्र, इसको भी अंतर में आप ऐसे लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यापक अध्ययन या विस्तृत अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय, ऐसे ही ये कुल इसके आगे ही लगाओ, कुल उपभोग, ऐसे ही कुल विनियोग, प्रत्येक पर आप एक एक उदाहरण से व्यवस्थित इसमें दे दें ताकि आपका क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर 2 डाल के लिखें कि क्षेत्र, हम किस आधार पर अंतर कर रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र किस क्षेत्र में है और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका क्षेत्र छोटा होता है, व्यष्टि पहले ही पढ़ा था सूक्ष्म और छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र छोटा या केवल एक अंश का पूरे कंपनी या पूरे फर्म के केवल एक अंश का अध्ययन करना, या एक पूरे परिवार में से केवल एक व्यक्ति का अध्ययन करना, या एक पूरे गांव में से एक परिवार का अध्ययन करना, मतलब एक छोटे क्षेत्र का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी देर बाद अगर आपको ऐसा लगे तो मैं रुक जाऊंगा, आप आराम से इसको उतार सकते हैं। छोट पॉइंट आपके ध्यान में रहें ताकि आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखिए आप, विषय, किस विषय पे कौन अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। कीमत सिद्धांत 1 नंबर का प्रश्न आता है, आपके रिक्त स्थान में पूछा जाएगा या फिर सही विकल्प में, या कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कि कीमत सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, तो आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। परिभाषाएं आपको बनानी, शब्द आपको बढ़ाने, अक्षर आपको बढ़ाना, आपको लगना चाहिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया, आपको उसको किस तरीके से लिखेंगे। उसके पश्चात ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लगाएं तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कीमत सिद्धांत, यहाँ पे कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का विश्लेषण और रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे ही नीतियाँ, अब पॉइंट बढ़ाने हैं, सोचना है आपको कि किस किस क्षेत्र पे इनके अंतर बता सकते हैं। मतलब आप जैसे किसी में 2 अंतर करें ना 2 लोगों में, तो हमें पता चलना चाहिए किसमें क्या क्या विशेषता है। तो इसी प्रकार नीतियाँ, हमारा अगला पॉइंट है नीतियाँ। तो हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की नीतियाँ क्या है। जैसे यह व्यक्तिगत नीतियों में सहायक होती है, पहले ही पढ़ा है हमने कि यह एक फर्म एक परिवार के लिए छोटे क्षेत्र में व्यक्तिगत अध्ययन के लिए काम आता है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसीलिए इसमें मात्र व्यक्तिगत नीतियों को या व्यक्तिगत इकाइयों में सहायक होता है, उनको आगे बढ़ाने में। इसके अनुसार, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार हमको व्यक्तिगत इकाइयों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमको सफलता जल्दी मिल सके। ऐसे ही अगर मैं समष्टि अर्थव्यवस्था या फिर पूरे राष्ट्र की नीतियों को या फिर संपूर्ण समाज की नीतियों को अगर आकलन करना है या उनका निष्कर्ष निकालना है, तब हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इसकी जो नीतियाँ होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियाँ
समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण राष्ट्र व संपूर्ण समाज की नीतियों पर कार्य करती है। ऐसा ही परिवर्तनशील या स्थिर, मैंने 2 पॉइंट अलग अलग कर दिए। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि एक कोई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की शाखा है अर्थशास्त्र की, जो स्थिर है, और एक परिवर्तनशील है। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन तथा आय का वितरण कुछ क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तनशील होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह उसका एक ही एनालिसिस काम आ जाए, हमको अनेक स्थानों पे अलग अलग एनालिसिस करने पड़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है, उत्पादन तथा आय का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील होता है, यह स्थिर नहीं रहता है। सेम इसका उल्टा अगर हम अंतर निकालते हैं तो सीधी सी बात है, दोनों में एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन तथा आय का वितरण स्थिर माना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में स्थिर है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील है। आपको ध्यान देना है मुख्य पॉइंट पे। हमको पूरी मैंने आपके सामने पूरी परिभाषाएं नहीं लिखी, ना कि पूरे जोड़े हैं, क्योंकि मैं पूरा जोड़ता तो मुझे ऐसे ही 1-2 और बोर्ड की आवश्यकता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है किसका अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट सब पूरे लाइन में आप उसको परिभाषित करके लिख सकते हैं। ऐसे ही किस क्षेत्र का, किस क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बड़ा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र क्या है, जैसे छोटा क्षेत्र है इसका व्यापक क्षेत्र है, क्षेत्र याद रखें। फिर क्या याद रखना है, किस विषय पे कौन सा कार्य करता है, जैसे कीमत के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये राष्ट्रीय आय रोजगार पे काम करता है, कौन, समष्टि व्यष्टि में कीमत। फिर नीतियाँ किसके लिए क्या है, तब नीतियाँ ध्यान रखनी, ये व्यक्तिगत नीतियाँ हैं और इसमें राष्ट्रीय नीतियाँ हैं। वैसे ही कौन, आय और उत्पाद अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनशील है, आय और उत्पाद स्थिर है। इसी प्रकार आपको अंतर करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप परिभाषाओं को विस्तृत रूप से देखेंगे। और ऐसे ही अनेक आपके प्रत्येक विषय के टॉपिक्स जो आपको कठिन लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे से पर्सनली फ़ोन कर बता सकते हैं। और मुझे अन्य टॉपिकों में ऐसे आपके कठिन जो टॉपिक हैं जो आपको लगते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे से समझने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें और वीडियो बनाने की प्रेरित करें। धन्यवाद।